हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप। आज हमारा तैयारी का डे 35 स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स। देखो, रे ऑप्टिक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें नंबर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब अपने आप में बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। सारी की सारी चीज़ें समझेंगे, कलरफुल ग्राफिक्स के साथ आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन भी होने वाला है। और प्रैक्टिस के लिए हर तरीके के पीवाईक्यू को इंक्लूड कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आज तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन शायद पूछ ले जाएं, या फिर हमारी समझ के लिए, टॉपिक की समझ के लिए जो ज़रूरी हो जाते हैं, उन सभी को इंक्लूड कर लिया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बेसिक्स को भी टच कर लेंगे। बहुत सारे पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं सारे के सारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बना ली हैं। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक लॉ कॉमन होता है कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो बोला जाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब ये, देखो मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे थी, वो तो प्लेन सरफेस के हिसाब से होता है, जो भी इसकी नॉर्मल है इस तरीके से कोई नॉर्मल थी, ये नॉर्मल थी। अगर इधर से लाइट रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो रही है, इधर से आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके वो उधर ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ से आई और टकरा के इधर चली गई। ऐसे केस में हमारे पास ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। लाइट इधर से आएगी तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही जाने वाली। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वो नीचे की तरफ निकल जाएगी। दिस इज इट। यही होता है बस हमारे पास कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड सारी की सारी जो होती हैं सेम ही प्लेन में होती है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी। तो जब भी हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मीडियम के अंदर चली जाएगी, दूसरी तरफ निकल जाएगी, या फिर उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो सकता है। 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से भूल सकते हो, या फिर मत भूलो, बने रहना तो इनको, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म भी होती है। कभी तो पूछा नहीं गया ये सवाल, शायद पूछा भी नहीं जाएगा, पर देखो हमारे पास इसका कुछ डायरेक्शन होता है, हमारे पास नॉर्मल का भी कुछ डायरेक्शन होता है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उनके बीच में अगर चाहते हो कोई रिलेशन निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉज को हमने देख लिया। क्या है प्रूफ इन लॉज का? कोई प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ है और ज़्यादा कुछ इनका यूज़ है नहीं। रोटेशन ऑफ मिरर। मान लो हमारे पास इस तरीके से मिरर है और इस पर कुछ इंसिडेंट रे आ रही है, फिर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। तो देखो, ये इंसिडेंट रे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल थी वो ऐसे रोटेट हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इधर जा रही थी, उसके साथ उसका भी कुछ रोटेशन होता है। तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखो, हमारे पास पहली बात तो, अगर अब मैं रोटेशन को अभी के लिए भूल भी जाऊँ, पहले मैं ये भी देखना चाहता हूँ भाई इसका डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। मान लो यहाँ पर मिरर होता ही नहीं, तो हमारी लाइट रे किधर जा रही थी? लाइट रे सीधी सीधी इधर जा रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर मिरर आ गया है तो अब लाइट रे इधर जा रही है, तो डेविएशन का एंगल किसे बोलोगे? डेविएशन मतलब आपका जो ओरिजिनल पाथ था उससे आप कितना मुड़ गए। तो भाई पहले तो हम जा रहे थे इस तरफ, अब हम जाने लगे हैं इस तरफ, तो यही तो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। भाई हमारे पास मान लो एक मिरर है, उसमें अगर इस तरीके से लाइट रे आ रही थी और वो जाती यहाँ पर इस तरफ, लेकिन अब टकराने के बाद ये नॉर्मल है इसका, तो अब वो जाने लगी है इस तरफ। अगर ये मेरे पास था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाता है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन दोनों के बीच में अब देखो, डेविएशन मैं इस तरीके से नापूंगा डेल्टा। डेविएशन की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाएगी? देखो, ये था मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों एंगल मिलकर के कितने हो जाते हैं हमारे पास? 180 डिग्री के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर। और हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है आई और आर दोनों की वैल्यू बराबर होती है।
तो यहाँ से इसी को मैं लिख सकता हूँ भाई, जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है 180 माइनस 2 टाइम्स आई के बराबर। ये हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब क्या हो रहा है, हमने भाई इसको यहाँ पर से इसको मान लो इस तरीके से, अब की बार हम मिरर को रोटेट करा रहे हैं। ठीक, तो मिरर को रोटेट करा रहे हैं, कितने से रोटेट करा रहे हैं, नया मिरर मैं बनाऊंगा यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास नया मिरर। मैंने मिरर को मान लो इस तरफ x अमाउंट से रोटेट कर दिया। ठीक, ओके, अब यहाँ पर अगर मैंने मिरर को x अमाउंट से रोटेट किया है तो एक बात बताओ, मेरा जो नॉर्मल यहाँ पर था वो भी तो x अमाउंट से रोटेट होएगा। क्यों रोटेट होएगा, क्योंकि मिरर और नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। आपने मिरर और नॉर्मल पहले भी परपेंडिकुलर थे, उसको रोटेट कर दोगे तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थी वो कितनी थी, आई के बराबर। अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ जाता है ना, आई प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई, मेरे पास आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस एक्स हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, आर डैश, वो भी हो जाएगा आई डैश के बराबर, वो कहलाएगा आई प्लस एक्स। अब देखो हमारे पास रिफ्लेक्शन किधर होएगा, यहाँ पर। ये मेरे पास इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इतना ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर हमारे पास लाइट रे इस तरफ जाएगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल था मेरे पास आई प्लस एक्स के बराबर, तो ये एंगल भी मेरे पास आई प्लस एक्स हो जाना चाहिए, करेक्ट। दिस विल ऑल्सो बी आई प्लस एक्स के बराबर। हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानने में इंटरेस्ट हैं कि भाई हमने मिरर को एक्स अमाउंट से घुमाया, तो पहले हमारी लाइट रे इधर जाती थी, अब हमारी लाइट रे इधर जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आ गया, है ना। मैं एक्चुअली क्या जानना चाहता हूँ, मेरे पास ये वाला जो एंगल है, इसको मान लो मैं क्या बोल दूँ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं, मान लो इसको। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू, कितना दिखाई दे रहा है ये थीटा, देखो ये टोटल एंगल माइनस ये वाला एंगल कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक था मेरे पास आई प्लस एक्स, फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास है फिर से आई प्लस एक्स, तो ये जो वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स आई प्लस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल कितना था, वो था मेरे पास आई प्लस आर, बेसिकली 2 टाइम्स आई के बराबर, तो माइनस 2 टाइम्स आई कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। अगर हम मिरर को एक्स अमाउंट से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट घूम जाती है। अगर मिरर को आप 5 डिग्री घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री मुड़ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये रिजल्ट है। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते चलेंगे। हमारे पास इस तरीके से एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमारे पास सोर्स है L, यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है मतलब उसके ठीक सामने ही यहाँ पर लाइट जा रही होगी इस जगह पे, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स आई। आई है कि एल है, एल ही होगा ये भी, ठीक है, इसको भी एल कर दो। ठीक, लाइट का सोर्स है, यहाँ से गई और वापस यहाँ पे आ गई, तो यहीं पर एक इस तरीके से स्केल लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास स्पॉट कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो दिस इज अ स्केल। यहाँ पर ऐसे कुछ मार्किंग्स लगी हुई होंगी, ये हमारे पास स्केल आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा द स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू द डिस्टेंस वाई ऑन द स्केल, द एंगल थीटा इज गिवन बाई। देखो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर दिया, एंगल इसको थोड़ा सा रोटेट किया है, कितना, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो जो लाइट पहले यहाँ से यहीं पड़ रही थी अब वो यहाँ से थोड़ा ऊपर जा करके टकराती है। तो अब आपको बताना है y और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ y एंड x। हमारे पास ये डिस्टेंस है, हमारे पास x। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। देखो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। हमारे पास यहाँ पर जब नॉर्मल ही था हमारे पास मिरर, तो पॉइंट तो इसी जगह पे था,
फिर उसके बाद हमने इसको थीटा घुमा दिया। देखो यहाँ से जो लाइट आएगी अब वो 2 थीटा पे रोटेट हो चुकी होगी ना, इस तरीके से जा रही होगी। ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 थीटा आ जाती है। ये मुझे पता है कि जब एंगल मिरर को रोटेट किया जाता है तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। सेम सेंस में देखो इसको इस तरफ थीटा किया है, कौन सा सेंस है ये, क्लॉकवाइज, तो ये भी होगा हमारे पास क्लॉकवाइज। देखो एरो शैरो बना दो यहाँ पर इस तरीके से। ये लाइट इधर आती है, यहाँ पर टकरा जाती है। जहाँ पे टकराती है हमको बोल दिया है कि भाई ये वाली जो स्पॉट है ये वाई ऊपर है इस तरीके से। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा, सॉरी tan थीटा नहीं, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स है, करेक्ट। और क्योंकि ये स्मॉल एंगल है इसी को अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख दूंगा ये 2 थीटा की तो बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। अब यहाँ पे अंडर 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसको 2 थीटा कर देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2x, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो वेरिएशन किस तरीके के हो सकते हैं। अब बोल दिया जाएगा कि इसको मैं एंगल इस तरीके से नहीं बनाता हूँ, है ना, थीटा एंगल की जगह मैं इसको कुछ एक ओमेगा दे देता हूँ इस पॉइंट की। फिर अब ये कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहीं से हमारे पास वैल्यू जाती है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कितना लिख देता, मैं y की वैल्यू लिख देता 2x थीटा इस तरीके से। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो यहाँ पे मेरे पास आता है dy अपॉन dt। ये चीज़ क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ, ये मान लो जो भी चीज़ है इसको डॉट बोल देते हैं अगर, ठीक है, दिस इज डॉट। वेलोसिटी ऑफ डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाता है 2x, x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, x थोड़ी ना चेंज हो रहा है, चेंज तो थीटा हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 2x डी थीटा अपॉन डी टी, जो क्या कहलाता है, हमने यहाँ पर इसकी जो ओमेगा दी है तो इसी को आप लिख देते हैं 2x ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से आप इस तरीके के रिलेशन भी निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा थीटा जब तक स्मॉल है तभी तक ये चीज़ वैलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हमारे पास इस तरीके से दो मिरर होते हैं, दो मिरर के बीच का कुछ एंगल होता है यहाँ पर इस तरीके से, मान लो हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू है थीटा। अब क्या होता है, यहाँ पर कोई लाइट रे आएगी, मान लो यहाँ पर इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर हमारे को पहले एक इस तरीके से बनाना पड़ेगा, भाई ये हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर एंगल ऑफ, मुझे नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, लेट्स से उसको बोल देता हूँ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा रहा होगा। अब ये अल्फा एंगल था तो इसी से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ओ नो, ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा आ गया ये, तो इसको ऐसे बनाता हूँ, नहीं तो हमें ग्राफ बेसिकली समझने में दिक्कत आ जाएगी। ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से हमारे पास रिफ्लेक्शन होना है तो यहाँ पर फिर से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ भाई ये वाला एंगल लेट से मेरे पास रहा होगा बीटा के बराबर, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीटा। अब यहाँ पे बीटा रहा है तो ये लाइट रे ऐसे आई थी, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगी इस तरीके से, दिस विल बिकम हमारा बीटा। तो ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है बीटा इस तरीके से। हम जानना चाहते हैं इसका नेट डेविएशन कितना हो गया। पहली बात तो नेट डेविएशन एंगल देखना सीखो। आए थे हम इस तरफ जाने के लिए, जा रहे हैं अब इस तरफ, तो नेट डेविएशन क्या हम इसको बोल देंगे, दिस विल बी नेट डेविएशन। या फिर हम नेट डेविएशन इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, दोनों एंगल डेविएशन है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको पहले डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेविएशन की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास 360 माइनस 2 थीटा, या फिर आप इसी को लिख सकते हो सिंपली 2 थीटा ना, दोनों तरफ से आप उसको नाप सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं वैल्यू आती कैसी है। तो देखो पहले मिरर में हमारे पास डेल्टा 1 लिखते हैं, डेल्टा 1 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेविएशन हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जा रही थी, हमारे पास इस तरीके से डेविएशन देखने को मिला, दिस वॉज डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1। अब यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। किसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलेंगे तो दूसरा वाला काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है। क्लॉकवाइज तो हमें पता है ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर उसको पॉजिटिव बोला तो काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे डेविएशन ऑफ फर्स्ट हमारे पास इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये इस तरीके से जा रही थी, अब ये इधर जाती, लेकिन अब इसका फिर से डेविएशन हो गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ 2, वो कौन सा कहलाएगा, ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा डेल्टा 2। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं वो हम बात करना चाहते हैं टोटल डेविएशन कितना होगा। तो मैं बात करूँगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की।
डेल्टा वन की वैल्यू लिखो पहले। तो डेल्टा वन कितना होता है, वो होता है हमारे पास 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना है, अल्फा, तो मैं इसको कर दूंगा 180 माइनस 2 अल्फा। सिमिलरली डेविएशन 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 180 माइनस, अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा के बराबर, मुझे नहीं पता भी उसकी वैल्यू कितनी है, तो -2 बीटा यहाँ पर लिख दिया। दोनों एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ गए। हमारे पास डेल्टा टोटल, उसको जो लिखना पड़ेगा उसको मैं लिख दूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो उसकी वैल्यू आ जाती है, देखो मेरे पास 360 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री का खेल, हमारे पास ये अल्फा था एंगल, क्या आप मुझे बता सकते हो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कैसे हम बोल सकते हैं भाई, ये हमारे पास था 90 डिग्री, उसमें से अगर इतना अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा ही तो बचा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये एक और नॉर्मल है, टोटल एंगल था मेरे पास 90 डिग्री, अगर ये वाला एंगल बीटा के बराबर है तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल है वो 90 माइनस बीटा के बराबर बचा। दिस विल बी कितना, 90 माइनस बीटा के बराबर। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है भाई थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ से मुझे पता चल जाता है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, क्योंकि 90 इस तरफ कट गया, अल्फा प्लस बीटा उधर चले जाएंगे। ऑलराइट, अब ये जब जो वैल्यू आ चुकी है इसे हम रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास डेविएशन की टोटल वैल्यू आ जाती है डेल्टा टोटल, और इसकी वैल्यू आ जाती है 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला देख लिया। हम साथ में जानते हैं कोई भी एंगल है ना, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास 360 माइनस 2 थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाता है, टोटल एंगल खुद होता है 360, तो इसको आप बोलो 360 माइनस 360 माइनस 2 थीटा कर लोगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है 360 कैंसिल, इसकी वैल्यू 2 थीटा आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में कई बार झोल हो जाता है, ऑप्शन आप फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे, ऑप्शन ये वाला निकलेगा, तो इसको समझे कैसे, साथ में यहाँ क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज साइन को भी हमें समझना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, पहली बात, जो भी हमारे पास यहाँ लाइट आई है तो पहले किसी ना किसी एक मिरर पे तो टकराएगी, ठीक है, तो ये टकराई है मिरर नंबर 1 पे, तो मैं बोलूँगा दिस इज M1। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ है मिरर नंबर 2 पे, इसको मैं बोलूँगा दिस वॉज M2। पहली बात तो थीटा को लिखना सीखो, थीटा को हम हमेशा लिखेंगे M1 से लेकर के M2 तक, है ना, इस तरीके से। तो अब मेरे पास थीटा का खुद का डायरेक्शन हो गया, इस बार क्या निकला वो काउंटर क्लॉकवाइज। और अब हमारे पास जो डेविएशन की वैल्यू आ जाती है, सबके आप यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो डेल्टा 1 किस दिशा में था, देखो जो डेल्टा 1 था वो थीटा के ऑपोजिट था, डेल्टा 2 जो था वो भी थीटा के ऑपोजिट था। ये देखो हमारे क्या है काउंटर क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ये है काउंटर क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, तो दोनों ऑपोजिट सेंस में चल रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो टोटल डेविएशन हमने लिखा है इन दोनों को ऐड करके, जो कि इतना है, कितना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टोटल, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 थीटा के डायरेक्शन, 2 थीटा के बराबर, और इसका जो डायरेक्शन हम लेंगे है ना M1 से लेकर के M1 से M2 की तरफ, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है डायरेक्शन के सेंस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक 45 डिग्री की इस तरीके से मिरर है, यहाँ पर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है, ठीक है, अब इसका यहाँ से कुछ ऐसे होगा और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक, ये हमारे पास लाइट इस तरीके से आई, यहाँ पर हमारे पास डेविएशन कितना होगा, तो देखो डेविएशन यहाँ पर होता है, डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स थीटा यानी कि 90 डिग्री। डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, डायरेक्शन कैसे पता करें, पहले बताओ ये कौन से मिरर पे टकराई, इस वाले पे, फिर दूसरा टकराई इस वाले पे, तो मेरे पास ये बन जाता है M1, ये कहलाता है M2, ठीक। अगर मेरे पास एंगल M1 से M2 ये वाला है 45 डिग्री, तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास थीटा इस तरीके से रहा होगा, M1 से M2 तक हम नापते हैं, तो जो डेविएशन होता है वो भी 2 टाइम्स थीटा की तरफ हो जाता है, वो M1 से M2 की तरफ होगा। बताओ ये क्लॉकवाइज था कि काउंटर क्लॉकवाइज था, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो डेविएशन की वैल्यू आई है ये भी हमारे पास आ जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ मैं लिख दूंगा काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी ये काउंटर क्लॉकवाइज थी। ग्राफिकली आप इसको चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइट रे इधर आ रही थी, अब वो इधर जा रही है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री का हमारे पास डेविएशन हुआ है।
अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से डेविएशन की वैल्यू कितनी आती है 360 माइनस 2 इंटू 45, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 270। मुझे क्या पता 270 कौन सा, देख के बता सकता हूँ ये 270 है, लेकिन अब इसमें साइन का मुझे सेंस समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों के डाउट यहाँ पे उठते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, डेल्टा टोटल की वैल्यू आप 2 थीटा याद रखो m1 से m2 की तरफ। Two plane mirrors are inclined at 70 degree. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and reflected from there parallel to the first mirror. The value of theta is. अब ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा अटेम्प्ट करो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो हमारे पास ये लाइट रे आई होगी, फिर वो यहाँ से जाती है और ले दे करके हमें बोला गया है कि इवेंचुअली ये इस वाले मिरर के पैरेलल जाने वाली है इस तरीके से। तो ये दोनों पैरेलल हो जाती है, हमें इस कंडीशन को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या बोला गया है, ये जो एंगल है दिस एंगल इज टोल्ड टू बी थीटा। ठीक, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये एंगल है हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, डेविएशन किस दिशा में होगा, क्या मैं ये चीज़ बता सकता हूँ? देखो हमारे पास ये मिरर 1 है क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे पास लाइट आके टकराई थी, फिर उसके बाद ये मिरर 2 है क्योंकि बाद में यहाँ टकराई है। तो हमारे पास ये जो एंगल है 70 डिग्री, इसका डायरेक्शन मैं ऐसे बता दूँ भाई, ये 70 डिग्री इस तरीके से है। तो अब जो मैं इसको बोलूँगा 70 डिग्री क्या लिख दूंगा, क्लॉक वाइज। मेरे पास डेविएशन की वैल्यू मुझे पता है 2 टाइम्स थीटा हो जाएगी, तो हो जाएगी 140 डिग्रीज क्लॉक वाइज। ठीक, यानी ये जो लाइट रे ऐसे जा रही थी, अभी यहाँ से 140 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे जाने वाली है, और ये वाला जो हमारी लाइट है ये इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए। इसको किस तरीके से हम दर्शाएं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये वाली जो मिरर है और ये दोनों पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास इस तरीके से थीटा की कुछ वैल्यू है। ऑलराइट, हमारे पास जो डेविएशन का एंगल है, देखो डेविएशन कितना आया है 140 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर से हमारे पास ओरिजिनली लाइट रे इधर आ रही थी, टकरा टकरू के जो भी जा रही है, इसका डेविएशन हुआ है इस दिशा में, कितना हुआ है 140 डिग्री क्लॉकवाइज। बना दो भाई, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एंगल है मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज 140 डिग्री। कैसे बताऊँ मैं ये कंडीशन कि ये दोनों हमारी पैरेलल हो चली है? तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। हमारे पास ये एंगल कितना होगा, अगर दोनों ये लाइन पैरेलल हैं, अगर ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये नॉर्मल थी, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कोई मुझे बता सकता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए? करेक्ट, तो यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो ये वाले को एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। करेक्ट, दिस विल बी 90 माइनस थीटा के बराबर। अब मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। भाई मेरे पास आता है 90 माइनस थीटा प्लस 140 जो हो जाएगा, ये मिलकर के होनी चाहिए मेरे पास 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाता है 40 डिग्री के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50 डिग्री, एंड ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। हमें मेन चीज़ तो ये थी, देखो डेविएशन तो मुझे पता चल गया था, है ना। डेविएशन कैसे, फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर, मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री ऐसे है, तो सेम सेंस में हमारे पास 140 डिग्री का डेविएशन होना था। लाइट इधर आई थी, क्लॉकवाइज सेंस में 140 डिग्री से घुमाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज में 140 घुमाएंगे तो अभी इधर जा रही है। ठीक है, और ये इधर जा रही है, इसके पर पैरेलल बताना है। तो कैसे बता सकते हो, यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ पे देखा अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल मेरे पास 180 डिग्री होते हैं। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो कोई भी इमेज बनती है उसके लिए मल्टीपल रेज लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से इस पॉइंट की मुझे इमेज बनानी है, तो कैसे होगा, यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं इस तरफ और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, वो इधर ही आने वाली है। तो इमेज बनती कैसे, देखो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर से ही वापस आ जाएगी। तो अब इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे अगर मैं हूँ
तो मुझे लगेगा अच्छा लाइट रे इधर से ही आ रही है, तो यानी कि ये इमेज यहाँ ही कहीं पे होगी। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर वो इमेज उसकी हो सकती है, पता नहीं चल पा रहा वो इमेज कहाँ पर है। तो कैसे पता करें? तो देखो एक और लाइट रे निकालो, यहाँ से मैं एक और लाइट रे निकाल दूंगा इस तरीके से। अब उसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉर्मल होगा इस तरीके से, ऑल राइट। अभी नॉर्मल है तो इसी एंगल से ये मुड़ के वापस आएगी इस तरफ, ठीक। अब ये कहाँ से आई होगी? हमें लगेगा ये यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से, अब ये देखो मैं ठीक से नहीं बना पाया, इसको ठीक से बनाएंगे तो ये इस तरफ आती हुई दिखेगी। अब हमें दिख रहा है यहाँ से एक लाइट रे ये आ रही थी, दूसरी लाइट रे इधर आती हुई दिख रही है। तो जब दो लाइट रेज आती हुई दिख रही हैं तो कहाँ से आती हुई दिख रही है मुझे तुरंत पता चल जाता है भाई यहाँ से आती दिख रही है। तो हम बोल देंगे भाई ये थी मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये बन जाती है मेरे पास उसकी इमेज, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कोई और पॉइंट भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट। और इसकी इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट बना दी मैंने, बिल्कुल ओ डैश इसको नाम दे देते हैं। इसकी पूरी भी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? आप इसके हर एक पॉइंट की लेकर के इस तरीके से इमेज बना सकते हो। और हमारे पास जब भी प्लेन मिरर होता है तो इसमें देखो इमेज किस तरीके से बनती है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है, उतनी ही दूरी पर हमारे पास इमेज बन जाती है ऐसे। अगर इस मिड पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा मिरर पे, ये जो डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर मेरे को इमेज मिलेगी। तो अगर इसका ये जो टॉप पॉइंट है इसकी अगर मैं इमेज की बात करूँ तो देखो इसकी इमेज मेरे पास इस तरीके से बनेगी, ये ठीक है। इसे मैं बोल दूंगा दिस इज ओ डैश की इमेज बनती है, आई डैश कहला रही है ये, आई डैश। और हर एक पॉइंट की आप यहाँ पर इमेज बनाओगे तो मेरे पास इस तरह बन जाती है पूरी की पूरी इमेज इस तरीके से। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट थी, ये हमारी इमेज है। अब सवाल उठता है क्या ये वर्चुअल है या क्या ये रियल है? देखो ये वर्चुअल रियल कैसे पता कर सकते हो? अगर लाइट एक्चुअली में इनसे इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो रियल इमेज है। क्या यहाँ पे एक्चुअली लाइट इंटरसेक्ट करी है? नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। लाइट तो यहाँ से गई, एक इधर आ गई, एक इधर गई, इधर गई, ये दोनों इंटरसेक्ट थोड़ी करी यहाँ पर जाके। तो ये एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, नो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है व्यू? एन एरिया इन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। इसको मैं कहाँ कहाँ से देख सकता हूँ? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगी यहाँ से, यहाँ खड़ा हूँ मुझे यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिखेगी, यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो भी यहाँ से कुछ रेज आएंगी, मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगी। मेरे को ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू देखना ही नहीं है, हमें देखना है इमेज कहाँ कहाँ से दिख रही है। पहले तो देखो इसकी इमेज बनेगी कहाँ, हमें तो वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद उतनी ही दूर और पीछे चले जाओ, यहाँ पे बन गई हमारे पास इमेज इस तरीके से। बताओ ये इमेज कहाँ से दिखेगी? यहाँ पर इमेज है, मैं यहीं खड़ा हो जाऊँ, क्या मुझे यहाँ से इमेज दिखेगी? यहाँ पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता। मान लो यहाँ पे कंक्रीट की दीवार है, हमारे घर में नहीं होता दीवार पे मिरर लगा रहता है, उसके पीछे कुछ दिखता है, वहाँ मैं जा थोड़ी सकता हूँ, ठीक। तो एक्चुअली इमेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली रेज को जाना ही नहीं है, हम भी नहीं जा सकते वहाँ पे। रेज एक्चुअली क्या हो रहा होगा, यहाँ से कुछ रेज जाती होंगी, टकरा के आती होंगी इधर, ठीक। कुछ रेज जाती होंगी यहाँ से टकरा के ऐसे आती होंगी, हमें लगता होगा यहाँ से वो रेज आ रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी यहाँ से कोई ना कोई रे तो ऐसे जा सकती है और ऐसे इस पर आती हुई लगेगी, मुझे लगेगा इमेज यहाँ पर है, मैं उसको देख पाऊँगा। तो इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट ये है, आप एक काम करो, यहाँ से रेज इस तरीके से छोड़ो कि मान लो ये यहाँ से इसकी एज तक जा रही होती तो ये कहीं यहाँ जाती, मान लो यहाँ से ऐसे जा रही होती तो यहाँ तक कहीं जाती, एकदम मिरर की एक्सट्रीम तक हम चले गए। अब पूरा रे डायग्राम बना दो, यहाँ से इमेज रिफ्लेक्ट होकर के कैसे निकल सकती है? अरे भाई यहाँ से आई होगी ऐसे तो वो जा रही है, यहाँ से गई होगी ऐसे तो वो जा रही है। और अब ये जो पूरा एंगल बनता है, ये जो पूरा रीजन हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा ये फील्ड ऑफ व्यू है। अगर एरिया वाइज पूछा जाएगा तो ये पूरा एरिया मेरा पास फील्ड ऑफ व्यू है, या फिर अगर आपसे एंगल की बात कर ली जाए तो इस एंगल थीटा की वैल्यू बता देना, ये फील्ड ऑफ व्यू है। बहुत ही सिंपल। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही हो सकता है मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी हुई है। बताओ इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाया जाएगा? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो इमेज बनाओ।
इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉप करता हूँ, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो कुछ अलग ही एंगल आ रहा है। तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिरर को एक्सटेंड करने की कोशिश करो। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर आ गया, उतना ही पीछे और जाओ, यहाँ पर ये बन जाएगी हमारे पास इमेज आई। ठीक, फील्ड ऑफ व्यू कैसे पता चलेगा? देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ से रे जाएगी वो तो इधर चली गई, यहाँ से और भी रे जाएंगी वो और इधर चली जाएगी, यहाँ से और रे जाएंगी वो और इधर चली जाएंगी, यहाँ पे तो कोई रे रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं रही, इसीलिए ये हमारे फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। अगेन लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी? तो लिमिट बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ से इस तरीके से, हाँ अब मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ से एक्चुअल तो रेज नहीं आ रही है तो ये इस तरीके से डॉटेड आएंगी, ये यहाँ पर से इस तरीके से जा रही होगी। ठीक, दूसरी यहाँ से जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। ओके, इनकी ओरिजिनल रे यहाँ से गई होगी जो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, दूसरी ये वाली जो रे गई होगी वो यहाँ से शायद कुछ ऐसे गई होगी। ठीक से बनाएंगे, ठीक से दिस। अब फील्ड ऑफ व्यू यहाँ कौन सा कहलाएगा? हमारे पास ये वाला जो रीजन हो जाता है, ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है, इस पूरे में मैं उसको देख पाऊंगा। ये फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास। एरिया अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से उसको कलर करके आ जाए। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, तो हमें ये पता करना पड़ता है कि अगर मुझे मेरी पूरी बॉडी देखनी है तो उसके लिए मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो आप ये समझो, यहाँ पर मेरे पास मैं हूँ और मेरे सामने इस तरीके से मिरर रखा है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट यहाँ बन जाएगी। अगर पैर की इमेज बनानी है तो पैर की इमेज यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से मेरी इमेज बन जाएगी, ये रही मेरी आई। ठीक, अब देखो इसमें से क्या पूरा मिरर मेरे काम का है? इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से इधर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? जो यहाँ का फर्श है, ज़मीन दिखाई देती है। इस मिरर को अगर मैं तोड़ के हटा भी दूँ नीचे से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पूरा मैं दिखता रहूँगा। सवाल उठता है मैं कैसे चेक करूँ कितने मिरर की मुझे ज़रूरत है? तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, लिमिट चेक कर लेते हैं। भाई अगर मुझे मेरा पैर देखना होता तो पैर से आती हुई कहाँ से आ रही है ये हमारे पास इस तरीके से, ये वाली मेरे को लाइट रे चेक करनी होगी जो कि यहाँ से एक्चुअली ऐसे जा करके ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी। ठीक है, इन्हीं को बना लेते हैं। पहले पैर वाली बनाऊँ अगर मैं, तो मान लो मुझे ये मिड पॉइंट सा दिखाई दे रहा है, ऐसे लाइट रे आती, एक्चुअल रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड यहाँ से जाता, ऐसे मेरे पास आता हुआ मुझे दिखाई देता। गलत दिखाई दिया क्या? नहीं, सही दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेरे काम की जो चीज़ है वो ये वाली आ जाती है। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स, मैं बोल देता हूँ। पता करना है मुझे एक्स की वैल्यू कितनी है अगर मेरी हाइट एच के बराबर है। बहुत ही सिंपल। अच्छा, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने मिरर को कितनी दूर रखा हुआ है। मान लो इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस डी के बराबर है, तो मुझे एक और चीज़ पता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी डी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट की जो इमेज बनती है, जितना डिस्टेंस होता है उतनी दूरी पे बन जाती है। ठीक, यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है और मेरे को मेरी हाइट, अब मेरी हाइट एच है तो मेरी इमेज की भी हाइट एच है। यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्स डिवाइडेड बाई डी विल बी एच डिवाइडेड बाई 2d। यहाँ से आता है एक्स डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2d। एक्स की वैल्यू आ जाती है एच डिवाइडेड बाई 2। मेरी जितनी भी हाइट है उसका हाफ लेंथ ऑफ मिरर मुझे चाहिए होगा ताकि मैं अपने आप को पूरा देख पाऊँ, लेकिन उसका प्लेसमेंट भी इसी तरीके से होना चाहिए। प्लेसमेंट कहाँ होगा? बिल्कुल इस डायग्राम को बना के अगर कभी कैलकुलेशन पूछ ली नीचे से कितनी जगह ऊपर होनी चाहिए, तो आपको ये सारी डिस्टेंसेस अगर दे दी जाएंगी तो आप वो डिस्टेंस भी पता कर पाओगे। जैसे ये जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ ही ये वाला डिस्टेंस होने वाला है। करेक्ट। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे लाइन से स्ट्रक्चर तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाते हैं, जिसमें 11th और 12th के सारे वीडियो कॉन्सेप्ट को हमने कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर आपको वहाँ मिलेंगे एडिशनल एक्सरसाइजेस के वीडियोस ताकि आपकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। उसमें हमने हर तरीके के PYQ को इंक्लूड किया है और ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो अभी तक नहीं पूछे गए उनको तो हमें करना ही था ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम शार्प हो जाएं। और साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDFs, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी कभी आ जाओ, मिलते हैं फुल कलरफुल कोर्स में।